हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निर्मल। और आज हम फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, चलो हम पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना विच इज़ रिलेटेड विद न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है जो न्यूक्लियस से संबंधित होता है। ठीक है, इन दिस फिनोमेना एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज डिके, या हम ऐसे बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी मेटेरियल या सैंपल। ठीक है, अब इसके अंदर दो नाम आए, न्यूक्लियस, एक नाम आया न्यूक्लियस, एक नाम है अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे हम हमारा डिस्कस करेंगे। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, तो हमारे पास एक एटम होता है। ठीक है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके सारे और निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन डेफिनेट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन आर रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे। अब देखो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये याद रखना, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस हो गया। अब रहा अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है। अब देखो नाभिक के, अब जस्ट हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते, प्रोटॉन होते और न्यूट्रॉन होते। ठीक है, अब प्रोटॉन तो बहुत सारे, एक ऐसा नहीं एक प्रोटॉन होता है, बहुत सारे प्रोटॉन, मैनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या करते हैं, दोनों पे समान प्रकृति का आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होता है जिसको नाम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर के अंदर एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, पहले हम रेंज के बारे में बात करते हैं। मान लो हमारे घर में कोई वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, हम घर से थोड़ा सा बाहर निकलते 10 मीटर की दूरी पे, उसके बाद वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे वाईफाई की रेंज क्या है, 10 मीटर है। तो उसी तरह ये एक शॉर्ट रेंज है, इसकी बहुत कम रेंज होती है, और न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब प्रोटॉन की संख्या या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन न्यूक्लियस। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपेल ज़्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण क्या होंगे, वे नाभिक से बाहर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी ट्राई टू गोइंग आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो जाए, या अपने ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से बढ़ जाए, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस ही हमेशा इसका डिक्के होता है, क्योंकि वो वापस स्टेबिलिटी ज्ञान करना चाहेगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, कुछ पार्टिकल का इंजेक्शन होगा उसके अंदर से, इंजेक्शन ऑफ सम पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज ए फिनोमेना इन विच ए अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज ए डिके, या एक लाइन में साफ शब्दों में बोलना हो तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, और ये किसी फोर्स, हम बाहर कोई एजेंसी नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्वतः होता है, मतलब बाहर से कोई अपने फोर्स लगा के नहीं करते। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है न्यूट्रॉन से, तो उसके अंदर अनबैलेंसी हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, या अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है, तो स्टेबिलिटी ज्ञान करने के लिए पार्टिकल का इजेक्शन करता है या डिके करता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डिके हमारे नेचर में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अल्फा डिके। ठीक है, अब अल्फा डिके के अंदर क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसका मास नंबर हो 4 और जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, और जो हमारे नेचर में जो प्रेजेंट है ऐसे जिसका मास नंबर 4 हो और एटॉमिक नंबर 2 हो, वो हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में कौन सा पार्टिकल निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस अमिट होता है। ठीक है, फिर होता है बीटा डिके, इन विच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। अब पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल होते हैं, एंटी पार्टिकल मतलब उनके ऊपर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा लेकिन ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो बीटा डिक्के के अंदर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब हमारा है गामा डिक्के, तो गामा डिक्के के अंदर क्या निकलता है, हाई एनर्जी फोटॉन्स या रेडिएशन और रेडिएशन अमिट होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरे विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि अब हम कैसे पता चला कि अल्फा डिक्के का नेचर कैसा है, बीटा डिक्के का नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक हमने किस एग्जाम्पल को लिया ये, ठीक है। जैसे हमने ये रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया, ठीक है। अब किसी कंटेनर के अंदर रख दिया, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर रखने के बाद क्या कर लिया कि पास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और मान लो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है, पार्टिकल अमिट होंगे। हम मान लो हमें पता नहीं कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। हमने हमारी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कोई पार्टिकल निकल कर इस साइड जा रहा है, ठीक है, किस तरह नेगेटिव की साइड जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव की साइड कौन सी जाएगा, मतलब अटैक हो रहा है, ठीक है। अगर इसका नेचर नेगेटिव होता, इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इससे रिपेल होता, उधर की ओर जाता, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट नेचर है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पार्टिकल जो भी होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये देखो मतलब बहुत काफ़ी लंबाई तक जाता है, फिर उसके बाद मुड़ता है। इसकी तुलना में इसको देखते हैं, ये काफ़ी रेंज तक जाता है, मतलब इसका मोमेंटम ज़्यादा है, और इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा मोमेंटम के कारण। इसका मतलब ये है, और मोमेंटम कब ज़्यादा होगा, P बराबर mv होता है, ठीक है। तो मास ज़्यादा है, इसका मतलब एक हैवी पार्टिकल होगा जिसका मास ज़्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसी तरह इधर की तरफ देखते हैं, ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल जो पॉजिटिव फील्ड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इसका चार्ज नेचर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके जो मोमेंट है वो भी कम होगा उसकी तुलना में देखें तो। और कुछ पार्टिकल सीधे की तरफ निकल रहे हैं, मतलब ये न्यूट्रल है लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया अल्फा पार्टिकल और गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का नेचर के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिक्के, कि रेडियो एक्टिव डिक्के का एक लॉ है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास, कैसे डिस्कस करते देखते हैं, देखो मान लो हमारे पास कोई सैंपल है, ठीक है। सैंपल, इसको जैसे सैंपल बोलो या फिर बोलेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, जो पार्टिकल का एमिशन करता है या इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल करता है, ठीक है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था, और अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये पार्टिकल का एमिशन करता है, ठीक है। अब मान लो कि जब हमारे पास स्टार्टिंग में ये सैंपल था तो इसके अंदर n न्यूक्लियस थे, कितने न्यूक्लियस थे, n न्यूक्लियस थे, ठीक है, n न्यूक्लियस थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, n थे डिके होने से पहले, ठीक है। अब मान लो कि डेल्टा टी टाइम के बाद आफ्टर डेल्टा टी टाइम इट अंडरगो डिके, और कितने का डिके कर रहा है, डेल्टा एन न्यूक्लियस का डिके कर रहा है, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, ठीक है। और अब यदि डेल्टा टी बहुत कम टाइम के लिए हो, ठीक है, यदि इस अप्रोचेस टू जीरो बहुत कम समय के लिए हो, तो डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा डी टी हो जाएगा, और डेल्टा एन हो जाएगा डी एन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण इक्वेशन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो मान लो ये प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटा तो ये कांस्टेंट आ गया विथ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट को बोलते हैं हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट बोलेंगे, डीके कांस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन किसके कारण आया, ठीक है, नेगेटिव साइन किसके कारण आया, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी का डीके हो रहा है। अब जैसे जैसे डीके बढ़ेगा टाइम के बाद, तो सैंपल के अंदर जितने प्रेजेंट थे, मान लो कि डेल्टा टी टाइम पहले एन थे, अब मान लो डेल्टा टी टाइम बाद इसका डिक्के हो गया, तो पीछे कितने रहे, एन माइनस डेल्टा एन, तो ये कम हो रहे। तो इसी कमी को दिखाने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन डी टी
इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, ठीक है। इसको नाम देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले देखो, इसको लिख सकते हैं अपन डेल्टा एन को इधर लिया थे और लैम्डा डेल्टा टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने पर डी एन अपॉन एन और माइनस लैम्डा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है और डेल्टा टी। अब देखो लिमिट लेनी, हम क्या लिमिट लेंगे, मान लो कि हमारे पास t बराबर 0 टाइम था, t बराबर 0 टाइम में सैंपल के अंदर टोटल n नॉट निकले थे, ठीक है। और तो t0 पे इतने थे, ठीक है। अब मान लो आफ्टर टी टाइम कितने निकले रहते हैं अपने पास, n रहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर टी टाइम अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है log n और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी n नॉट n माइनस लैम्डा और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और लिमिट t0 से t और log n यहाँ पे n लिखा और फिर माइनस साइन आ गया और n नॉट इज इक्वल टू आ गया माइनस का है ये माइनस और t माइनस t0। अब देखो लिमिट लगाते हैं तो अपर वाले पहले आती फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट लगते हैं, ठीक है। अब इसको लग सकते n अपॉन n नॉट, ये एक रूल्स होता है, मतलब अगर log x1 अपॉन x2 है तो इसको लग सकते ln x1 माइनस ln x2, ये हम मैथमेटिकल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया माइनस लैम्डा, अब अब मैंने यहाँ t0 क्यों नहीं लिया कि t0 इनिशियल टाइम था, मान लो t0 t बराबर 0 टाइम पे हुआ, ठीक है, 0 सेकंड पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके लिखते हैं ln अपॉन n नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लॉग हटाते हैं, ठीक है। अब जैसे लॉग हटाएंगे तो लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर आ जाएगा और ये इसकी पावर में आ जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। इधर क्या रहा एन अपॉन एन नॉट, तो एन नॉट को उधर भेजते हैं, एन नॉट बरा एन इक्वल क्या होगा एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और एन नॉट क्या होगा कि इनिशियल टी बराबर 0 था तब उसके अंदर कितने एक्टिव न्यूक्लियाई थे, ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियाई बोलना अपन को, ठीक है। और जब आफ्टर टी टाइम बाद हम मान लो कोई सैंपल दिया हुआ है और हमको पता है कि इसके अंदर स्टार्ट में इतने निकले थे, तो कोई बोलते कि इतने टाइम के बाद कितने निकले बचेंगे, तो ये जब टी पता हो एन नॉट पता हो तो एन निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम ग्राफ खींचते एन और टी के टाइम बचेस तो ये ऐसे ग्राफ आता है, ये एन नॉट आएगा, ये जी टी बराबर 0 पर आ जाएगा, फिर अगले टाइम के हिसाब से ये आएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो मैथमेटिकल भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर पढ़ेंगे एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है या सैंपल है तो उसकी एक्टिविटी कितनी है, मतलब एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो मतलब कब पूरा डिके होगा या कितने टाइम में होगा डिके, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसको डिफाइन किया है आर से, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव मेटेरियल इज ए मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ या कितना डिके हुआ है उस मटेरियल का या सैंपल का या रेडियो एक्टिव सैंपल का कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। तो आर इसको बोलते हैं एक्टिविटी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी कितना एक्टिव है, ठीक है, कि कितने टाइम बाद वो उसका पूरा डिसइंटीग्रेशन होगा या कितना पूरा ख़त्म हो जाएगा नहीं होगा, वो उसकी एक्टिविटी से डिपेंड करते हैं। जो कम टाइम में ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उसकी एक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो इसको डिपेंड करते हैं आर इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी। और हम रेडियो एक्टिविटी लॉ से पढ़ा था डी एन अपॉन डी टी माइनस लैम्डा एन होता है, जब यहाँ माइनस साइन आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो आर अब एन हमें पता है एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, ठीक है, तो टी के सापेक्ष किया, एन नॉट कांस्टेंट है, तो एन नॉट ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब ई की पावर माइनस लैम्डा टी का करेंगे तो लैम्डा कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई के बाहर आ जाएगा और टी पीछे रहेगा, और माइनस साइन इसका भी बाहर आएगा। तो जब अपनी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ई की पावर एक्स का तो क्या होता है, अब देखो एक्स मान लो एक्स टी का करते हैं, ठीक है, या डी ऐसे को डी अपॉन डी एक्स
और ई की पावर माइनस एक्स का करते हैं। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और माइनस, अब साथ में कोई कांस्टेंट नहीं तो माइनस एन आगे आ जाएगा। और अगर ये होता है डी एक्स, और अगर हमारे पास ये होता है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स टी, तो पहले टी बार आ जाता, माइनस एन आता और ई की पावर माइनस एक्स टी वापस लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं, वैसे भी हमने पढ़ रखा है ये 11th के अंदर, ठीक है। तो लास्ट में ये आ जाता है एक्टिविटी क्या होगी, आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। और ये आर नॉट क्या थी, रेडियो एक्टिव डिक्की रेट थी जो टी बराबर 0 पे, या उसकी एक्टिविटी थी टी बराबर 0 पे। तो कोई बोले टी बराबर 0 पे हमें एक्टिविटी दी गई है, तो टाइम टी के बाद उसकी एक्टिविटी या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिक्की कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को हम मापते हैं उसकी यूनिट तो यूनिट से मापते हैं। जैसे मान लो अब कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो कितना मीटर दौड़ा या कितना किलोमीटर गया है, तो हम तो लंबाई, तो उस कितनी लंबाई तय की तो किससे मापते हैं, किलोमीटर या मीटर से। उसी तरह इसको मापने के लिए, एक्टिविटी को मापने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, एक वैज्ञानिक हुए थे, उसका नाम था बेकरल, उसका अपने नाम से दे रखा है बेकरल, ठीक है। और एक बेकरल होता है 1 डिके पर यूनिट होता है, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट है क्यूरी, वैसे इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्यूरी होता है 3.37 इंटू 10 की पावर 10 बेकरल होता है। और बेकरल क्या होता है, डिके पर सेकेंड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इट इज़ ए टाइम पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज़ ए टाइम पीरियड इन विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब ऐसा टाइम होता है उस टाइम पीरियड के अंदर, मान लो ऐसे उसको ऐसे देखते हैं, मान लो हमारे पास प्रेजेंट स्टार्ट हुई तो हमारे पास एन नॉट निकले थे, ठीक है, स्टार्ट में, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा टाइम है टी, मान लो टी हाफ बोलते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बराबर टी हाफ। तो एक ऐसा टाइम पीरियड है, उसके बाद उसके अंदर जो डिके होने के बाद जो पीछे रिमेन जो शेष रहे एक्टिव न्यूक्लियाई वो n/2 हो गए, मतलब उसके आधे हो गए। तो वट टाइम, मतलब अपने ऐसे बोला, इट इज़ ए टाइम पीरियड इन विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो स्टार्टिंग में उसके पास न्यूक्लियस थे उसके आधे हो गए, उन टाइम इंटरवल के बीच में उसके इनिशियल नंबर से आधे हो गए, तो कितने टाइम में हुए वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ कहलाता है, ठीक है। अब देखो हाफ लाइफ ऐसे भी, मान लो कि हमारे पास स्टार्टिंग में किसी सैंपल के अंदर 1000 एक्टिव न्यूक्लियाई थे, कितने थे एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। अब मान लो कि वो डिके हो रहा है, ठीक है। अब डिके होने के बाद मान लो 5 दिन के अंदर, आफ्टर 5 डेज, मान लो उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5 दिन है। अब 5 दिन के बाद कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 हो गए, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ में ये कि इनिशियल नंबर से 5 हो जाएगी। अब अगले 5 दिन में कितने बचेंगे, अब हम हमारे हिसाब से बताएंगे 0, लेकिन 0 नहीं रहेगा, तो अब वापस 500 के आधे हो जाएंगे, 250 आफ्टर 5 डेज़। और इसके बाद ये वापस हो जाएगा 125 आफ्टर 5 डेज, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूले को क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, n नॉट थे, ठीक है, t बराबर 0 पे, ठीक है। मान लें कि हमारे पास n 0 थे, t बराबर 0 सेकेंड पे। अब आफ्टर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास इसके आधे रह गए, n/2 रह गए, ठीक है। तो 2 रह गए। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब n कितने हो गए हमारे पास, n0/2 हो गए, ठीक है। n नॉट इधर है ये इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव निकले, और ई की पावर है ये, और लैम्डा और टी कितना, हाफ लाइफ, टी हाफ के बाद इसके इनिशियल नंबर के आधे हो गए। अब देखो सॉल्व करते हैं, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। इसको टी हाफ बोलते हैं, 1/2 नहीं, इसको टी हाफ ही बोलते हैं, इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना, ठीक है। अब जैसे ही अब 2 को ऊपर ले गए, मतलब ई की पावर माइनस लैम्डा पर टी था, तो 1/2 उसको ऊपर लेके 2 हो गए यहाँ पे, मतलब ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर ई एक्स। और मान लो ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है और सामने 2 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स या 1/2 लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा इसको, देखो ई की पावर माइनस एक्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 2 है, ठीक है। अब मैंने ले लिया इसको 1/e की पावर एक्स, अब 2 ले लिया। अब ई की पावर एक्स और इंटू 2 हो गया बराबर 1, तो ई की पावर एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह उसको सॉल्व किया है, तो 2 बराबर ई की पावर लैम्डा टी हाफ आ गया, ठीक है। अब हमारे आगे सॉल्व करते हैं।
अब देखो हमने क्या किया था, हाफ बताया था। अब ई को हटाने के लिए दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है। और दोनों साइड लॉग लिए तो ये 2 था, 2 ई की पावर लैम्डा टी था, ठीक है। हमारे पास लैम्डा टी हाफ था। अब जैसे लॉग लिया हमने तो ये लॉग ln2 और इसका लॉग लेंगे तो ln e की पावर लैम्डा टी हाफ हो जाएगा। और ln e होता है ये 1 होता है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगी टर्म, ठीक है। तो लैम्डा टी हाफ आ गया। और टी हाफ कितना आ गया, लैम्डा 2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। ये वैल्यू इसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ याद रखना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टी हाफ हो गया 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ क्या होता है कि हमारे पास कोई सैंपल है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और पार्टिकल्स हो गया और उनका भी डिके होगा। कोई किसी का लाइफ टाइम 4 सेकंड होगा, किसी का 10 दिन होगा, किसी का 20 दिन होगा, किसी का 50 दिन होगा, ठीक है। तब तो इसको सबका एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो द एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या होता है, द टोटल लाइफ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल की, यहाँ पे लिखते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल की लाइफ अपॉन में डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत लंबी प्रोसेस है मैथमेटिकल, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम टॉ बराबर, और मीन टाइप को हम दर्शाते हैं टॉ से, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है। तो टॉ बराबर 1 लैम्डा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन ए और बी, हम दोनों हम देखते हैं कि टी हाफ कितना 0.693 अपॉन लैम्डा है, ठीक है। और ये पॉइंट से एक ये पॉइंट के अंदर है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और 1 अपॉन लैम्डा सीधा है तो टॉ की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इन दोनों का संबंध, और ये रिलेशन काफ़ी सवाल आता है एग्जाम के अंदर, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिकेज, जो आगे मैंने बताया था कि हम जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, अल्फा डिके बीटा डिके, थोड़ा सा बता के वापस इसको वहीं रोक दिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिके, ठीक है। डिके हमने पढ़ लिया, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है तो स्टेबिलिटी ज्ञान करने के लिए वो डिके करता है, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। हम मान लें एग्जाम्पल लेते हैं, यूरेनियम लिया, ठीक है। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 238, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम आए तो लिख देना, ठीक है। अब जैसे ही ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अब इसका डिके होगा तो अब क्या निकलेगा, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल मतलब इसका मास A4 और Z2 निकलेगा। तो पीछे कितने रहेंगे, ये रहेगा 90 और 234 थोरियम आ गया, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। और अगर जनरल फॉर्म में बोले तो हमारे पास मान लो कोई एक्स था, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर था Z और मास नंबर A है, ठीक है। अब मान लो इसके अल्फा डिके हो रहा है, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव था, इसके अल्फा डिके हो रहा है तो Z कितना कम हो गया, Z-2, क्योंकि हमें देख अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना 4 और एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 कम हो रहा है तो ये Y हो गया +2 हीलियम। अब इसको बोल सकते हम पेरेंट निकले, इसको बोलेंगे डॉटर निकले, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म में बोले एग्जाम आए कि अल्फा डिके क्या होता है तो अगर लिख सकते हैं व्हेन ए न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा डिके इज ट्रांसफॉर्म ए डिफरेंट न्यूक्लियस बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, फिर ये लिख देना जनरल फॉर्म और एग्जाम्पल में ये लिख देना, ठीक है। अब पढ़ेंगे बीटा डिके, ए न्यूक्लियस दैट डिकेज स्पॉन्टेनियसली बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब ये बीटा डिके 2 प्रकार का होता है, प्लस बीटा डिके और माइनस बीटा डिके, ठीक है। और प्लस बीटा डिके क्या होता है और माइनस बीटा डिके क्या होता है हम पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं, प्लस बीटा डिके। अब बीटा डिके कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है बीटा माइनस डिके होता है, एक होता है बीटा प्लस डिके, ठीक है। बीटा माइनस डिके और एक बीटा प्लस डिके, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है और मास नंबर कितना होता है 32, ठीक है। अब जब इसका बीटा डिके होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एटम नेचुरल क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी वापस न्यूट्रल करने के लिए। तो अब कितने होंगे प्रोटॉन की संख्या, पहले कितनी थी 15 थी, अब 16 होगी। तो Z कितने से बढ़ गया, Z 15 से 16 हो गया, मतलब कि Z इंक्रीज बाई Z+1 से, ठीक है। और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक एंटी न्यूट्रिनो निकल गया, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब इनको जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, मान लो ये एक्स है, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियर, ठीक है। जिसका ये मान लो एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A। अब मान लो ये बीटा माइनस, इसका बीटा माइनस डिके हो रहा है, ठीक है। बीटा माइनस डिके के अंदर क्या होता है, Z
के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जेड के अंदर इंक्रीमेंट होने के कारण प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब जेड बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एटॉमिक मास सेम रह रहा है और इसको बोलते हैं वाई को डॉटर न्यूक्लियाई। तो एक्स से वाई हो गया और इसका एक मास वही रहा लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियर हो गया, डॉटर न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेट इज इन द बीटा माइनस डिके द मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाई Z+1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं बीटा माइनस, ठीक है। बीटा माइनस क्या होता है, जैसे एग्जांपल है सोडियम होता है, ठीक है, जिसका मास नंबर 22 है और एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। अब मान लो इसका बीटा प्लस डिके हो रहा है। अब बीटा प्लस डिके में क्या निकलेगा, बीटा प्लस डिके में पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। बीटा प्लस डिके में पॉजिटिव निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है, पॉजिटिव आवेश कम हो रहा है। तो ये 11 से एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो एटॉमिक नंबर से प्रोपोर्शनल होते हैं, वही होते हैं और मास वही रहा और उसके साथ पॉजिटिव के साथ न्यूट्रिनो निकल गया और जनरल फॉर्म में ZX लिख किया, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया और ZX कम हो रहा है और ये अपन डॉटर निकलेगी पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। अर्थात इसके अंदर क्या हो रहा है, डेट मीन्स ईयर ए रिमेन्स सेम, मास नंबर सेम बट Z इज डिक्रीज बाई Z-1। अब क्या होता है गामा डिके। अब गामा डिके क्या होता है एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर एनर्जी का एमिशन होता है या फोटोन का एमिशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोबाल्ट होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्या होता है, एक्चुअली वो अपने जो एटम होता है उसके अंदर एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे वो जो मतलब नाभिक जो न्यूक्लियस के सारे इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी लेवल होता है डेफिनेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट होता है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है कि एनर्जी ज़्यादा होती है और ये वहाँ पे अनस्टेबल होता है। तो अब कोबाल्ट क्या करता है कि अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी ज्ञान करने के लिए क्या करेगा कि ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। और ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करता है कि आने के लिए पहले ये माइनस बीटा डिके करता है। आज हमें पता है जब माइनस बीटा डिके होता है तो क्या होता है, जेड के अंदर कमी होती है एटॉमिक नंबर के अंदर, ठीक है। जैसे इसने एक माइनस डिका किया तो उसके एक और उसके बीच में एक और एनर्जी लेवल आता है, ठीक है। अब क्योंकि बीटा डिके करने के बाद भी एनर्जी कुछ उसके पास रहती है तो उस एनर्जी का एमिशन करके गामा एनर्जी के फॉर्म में इसको गामा डिके बोलते हैं। गामा एनर्जी ये मेगा इलेक्ट्रॉन 1.17 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिशन करता है। उसके बाद एक और एनर्जी स्टेट में आता है और ये गामा 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन जो उससे ज़्यादा होती एमिशन करके ग्राउंड स्टेट में आता है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा था, बीटा डिके हो रहा था। अब बीटा डिके में क्या होता है, जेड से Z-1 ये कमी हो नहीं माइनस बीटा डिके हो रहा है, सॉरी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस बीटा डिके हो रहा है, ठीक है। प्लस बीटा डिके हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जेड संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है।